आपने देखा था सिविल का आर्टिकल, बहुत बढ़िया आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था जो आपने पढ़ा था। अब आइए आगे बढ़ते हुए आज की बात चालू करते हुए सिविल का आर्टिकल हम पढ़ चुके थे, आज उससे आगे अपन बढ़ रहे हैं और नई बात को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सब बच्चे बड़े ध्यान से उसको समझेंगे और सुनेंगे और कोई बात नहीं समझ आएंगे आप उसको पूछोगे। तो आइए चलें आज की बात को अपन प्रारंभ करें। आज का पहला पन्ना अपन लिखिए आज का पहला पन्ना है, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो वो पूछेंगे। आज का पहला पन्ना है, पहले तो एक नोट लिखो, यदि आपको याद नहीं तो नोट कंडीशन बनाती कोई स्थिति बनाती कोई स्थिति, यदि यू दिया जाए, यदि यू दिया जाए तथा फलन बी का मान ज्ञात करना, यदि यू दिया जाए तथा फलन बी का मान ज्ञात करना हो, फलन बी का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। तो इसके लिए निम्न सूत्र लिया जाता है, दिया जाए और फलन बी का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। पहला सूत्र लिखो, dv बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। यदि मान लीजिए यू मिले और वी आपको निकालना हो, यदि यू मिले वी आपको बनाना हो तो सूत्र होगा dv बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। इसका सूत्र है यू से वी बनाने का फॉर्मूला है, यदि यू मिले वी बनाना हो तो सूत्र होगा dv बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। आइए इस पर आधारित अपन चर्चा करें और आज की पहली प्रमेय को अपन प्रारंभ करें। तो देखो आज का पहला प्रमेय, देखो आज का पहला प्रमेय, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषित फलन है, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषित फलन है तथा यू तथा भी किसी फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक, यू तथा भी किसी फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं। यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषित फलन है तथा यू तथा भी किसी फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं, यू तथा भी किसी फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं, तब दूसरा फलन भी ज्ञात कीजिए, स्टेटमेंट है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषित फलन है तथा यू तथा वी किसी फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं, तब दूसरा फलन भी ज्ञात कीजिए। देखो प्रमेय बनाते इसको पूछा जाता है कई बार। अब से पहले अपन ने सूत्र लिखा था थोड़ी देर पहले, यदि यू मिले वी निकालना हो तो वी बनाने का सूत्र आपको बताएं, dv बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। लेकिन अब अपन प्रमेय के माध्यम से इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखो उत्पत्ति, प्रूफ, उत्पत्ति बड़े ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ में आए आपको जरूर मुझे बताना है। देखो प्रूफ, उत्पत्ति लिखो। प्रमेय के अनुसार दिया गया फलन एफ जेड एक्स तथा वाई का फलन है, दिया गया फलन एफ जेड एक्स तथा वाई का फलन है, दिया गया फलन एफ जेड एक्स तथा वाई का फलन है
u दिया हुआ है, u दिया हुआ है तथा v ज्ञात करना है, u दिया हुआ है तथा v ज्ञात करना है, u दिया हुआ है तथा v ज्ञात करना है, u दिया हुआ है तथा v ज्ञात करना है, u दिया हुआ है तथा v ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं dv बराबर del v अपॉन del x रो dx प्लस del v अपॉन del y रो dy। ये ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं dv बराबर del v अपॉन del x रो dx प्लस del v अपॉन del y रो dy। इसको दीजिए सवाल नंबर 1। ये u से v बनाने का सूत्र आपको पता है, dv बराबर del v अपॉन del x रो dx प्लस del v अपॉन del y रो dy। इसको दीजिए 1 नंबर। फिर लिखो लाइन पर कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार हम जानते हैं, कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार हम जानते हैं ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx। कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार हम जानते हैं ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx या del v अपॉन del x बराबर del v अपॉन del y, del v अपॉन del y और माइनस del v अपॉन del x। ये कोसी रीमान समीकरण जो आप सब बच्चे यूज करते हो, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो कोसी रीमान समीकरण, तो मैंने वही लाइन लिखी है कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार हम जानते हैं। यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको आप 2 नंबर दे दो और इस फॉर्म में माइनस को इधर लेके इसको 3 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लो। क्लियर? क्लियर? देखो समीकरण 3 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर 1 में मान भर दो, v बराबर del v अपॉन del x का मान करो माइनस का del v अपॉन del y इनटू में dx है और del v अपॉन del y बराबर del v अपॉन del x और dy। बढ़ाओ बेटा इसके समीकरण 3 में 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर del v अपॉन del x का मान मेरा माइनस का del v अपॉन del y ये बढ़ गया, del v अपॉन del y का मान मैंने बढ़ दिया del v अपॉन del x। इसको आप लीजिए समीकरण नंबर 4। यहाँ तक पूछो, कोई बात नहीं समझाए तो बोलो। अब बोर्ड पर ध्यान देना, सेकंड ईयर में आपने सेकंड पेपर में अवकल समीकरण पढ़े हैं, तो में आपने अवकल समीकरण पढ़े हैं और याद करो अवकल समीकरण का रूप होता था mdx प्लस mdy बराबर 0। याद कीजिए अवकल समीकरण का रूप होता था, सेकंड ईयर में हम पढ़ते आ रहे हो mdx प्लस mdy बराबर 0। तो आइए उस बात को अपन याद करेंगे। देखो समीकरण 4, समीकरण 4, समीकरण 4 का दायां पक्ष, समीकरण 4 का दायां पक्ष ये वाला साइड, वो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट को क्या बोलते हैं दायां। समीकरण 4 का दायां पक्ष, समीकरण 4 का दायां पक्ष, समीकरण 4 का दायां पक्ष mdx प्लस mdy का रूप है। समीकरण 4 का दायां पक्ष mdx प्लस mdy का रूप है। समीकरण 4 का दायां पक्ष mdx प्लस mdy का रूप है। समीकरण 4 का दायां पक्ष mdx प्लस mdy का रूप है। अब बोर्ड पर देखो, यदि आप तुलना करते हो तो m का मान ये मिलेगा। m का मान आपको ये दिख रहा है, तो जहाँ m बराबर माइनस का del v अपॉन del y तथा m बराबर del v अपॉन del x, m बराबर माइनस का del v अपॉन del y, n बराबर del v अपॉन del x, जहाँ n बराबर माइनस का del v अपॉन del y, n बराबर del v अपॉन del x। इसको 5 नंबर दे दो, इसको 6 नंबर दे दो, एक को 5 दे दो, एक को 6 दे दो। याद कर सेकेंडरी की बात, सेकेंडरी में तुम्हें बताया था कि यदि किसी भी अवकल समीकरण को यथार्थ करते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे, तो अपन m का y में करते थे, n का x में रखते थे और दोनों बराबर आ जाते थे,
अपन बोलते थे यथार्थ अवकल समीकरण तो बराबर आने की कंडीशन होती थी डेल एम बट्टे डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स, ये बराबर आने की कंडीशन होती थी। तो लिख समीकरण 5 के दोनों अक्षरा y के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों अक्षरा y के सापेक्ष अवकलन करने पर वो दे निरंतर दे दे टोपी में 7 नंबर 5 के दोनों अक्षरा y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसको 7 नंबर दीजिए। लिखो समीकरण 6 के दोनों अक्षरा s के सापेक्ष अवकलन करने पर, 6 के दोनों अक्षरा s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए 6 के दोनों अक्षरा x में अवकलन करें। दे दो इसको 8 नंबर, दे दो इसको 8 नंबर। यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो बोलो। ये सरेंडर की बात चल रही है। सरेंडर में आपने पढ़ा था एनडीएक्स प्लस एनडीवाई। सरेंडर में आपको बताया एम का मान लाते हैं, एम का मान लाते हैं। ये भी आपको बताया जाता है एम का वाई करते हैं, एम का एक्स करते हैं। और ये भी आपको बताया जाता है कि फलन यथार्थ अवकल समीकरण को जब दर्शाता है जब डेल एम बट्टे डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स होता है। नीचे को हम जानते हैं यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए, हम जानते हैं यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए, हम जानते हैं यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए डेल एम बट्टे डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स। हम जानते हैं यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए डेल एम बट्टे डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स। दे दे इसको 9 नंबर, इसको दे दे 9 नंबर। समीकरण 9 में समीकरण 7 और 8 से मान रखने पर, समीकरण 9 में समीकरण 7 को 8 से मान रखने पर बड़ा देश के देख ले बोर्ड 7 और 8 से बढ़ दे मान या बराबर 0 बड़ा स्टेट। और बेटा जब ये स्टेट की तरह है तो पॉजिटिव हो गया, और तुम्हें पता है कि बराबर 0 हो गया, और आपको पता है जब ये बराबर 0 हो गया कि समीकरण कौन सा समीकरण होता है, लाप्लास समीकरण। और तुम्हें पता है लाप्लास समीकरण क्या होता है, आपके सामने दिख रहा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। आप सब बच्चों को ये भी पता है कि लाप्लास समीकरण को जो संतुष्ट करता है वो फलन क्रय समाधि फलन भी कहलाता है। इसको दीजिए 10 नंबर। समीकरण 10 लाप्लास समीकरण को दर्शाते हैं। समीकरण 10 लाप्लास समीकरण को दर्शाते हैं। समीकरण 10 लाप्लास समीकरण को दर्शाते हैं। और हम जानते हैं जो फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, जो फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, जो फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे वह फलन क्रय समाधि फलन कहलाते हैं। 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 नीचे आते हैं फलन u, अतः फलन u क्रय समाधि फलन है। 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 फिर लिखो लाइन पर। इसी प्रकार जब बेटा u की स्थिति है तो जहाँ u को नहीं कर सकते। इसी प्रकार डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसी प्रकार डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तब VB क्रय समाधि फलन है। तब VB क्रय समाधि फलन है। तब VB क्रय समाधि फलन है।
अब बीबी पर समाधि फलन है, तब बीबी पर समाधि फलन है। नीचे अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया उत्तर समीकरण, इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया उत्तर समीकरण लाप्लास समीकरण के प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया उत्तर समीकरण लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दिया गया उत्तर समीकरण लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तथा इस स्थिति में वह निम्न प्रतिबंध को भी संतुष्ट करेगा। तथा इस स्थिति में वह निम्न प्रतिबंध को भी संतुष्ट करेगा। प्रतिबंध लीजिए dv बराबर del v अपॉन del x रो dx प्लस del v अपॉन del y रो dy। यहाँ तक पूछे कोई बात पूछे dv बराबर del v अपॉन del x रो dx प्लस del v अपॉन del y रो dy। नीचे अतः इस प्रकार संयुग्मी फलन भी अतः इस प्रकार संयुग्मी फलन भी तो ध्यान किया जा सकता है। अतः इस प्रकार संयुग्मी फलन भी को ध्यान किया जा सकता है। नीचे लिखो इति सिद्धम, ये था बहुत अच्छा सवाल जो आपने देखा, बहुत बढ़िया सवाल है जो आपने देखा है। बढ़िया प्रमेय है इस तरह की, पेपर में केवल एक बार पूछ रही है, लेकिन कुछ भी आ सकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। केवल एक बार तरह पूछ रही है। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करें जहाँ से आप समझें। देखो सवाल सिद्ध कीजिए कि u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक y। सिद्ध कीजिए कि u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक y असमाधि फलन है तथा इसका असमाधि संयुग्मी भी ज्ञात कीजिए। तथा इसका असमाधि संयुग्मी भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। असमाधि फलन के बारे में आपको बता दिया। असमाधि फलन वह होता है जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। तो लिखो सॉल्यूशन। हम जानते हैं फलन u असमाधि फलन कहलाते हैं। फलन u असमाधि फलन कहलाते हैं यदि वह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। अर्थात del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। इसको दीजिए समीकरण नंबर 1। जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो फलन आपके कहलाता है असमाधि फलन। फिर इसको प्रश्नानुसार दिया गया फलन उतार लें, इसको 2 नंबर डाल लें, इसको 2 नंबर दे दें। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष करने cos का अवकलन माइनस sin x, इसको 3 नंबर दे दें। cos का s के सापेक्ष अवकलन करने पर sin का cos करने, फिर इसको तो 4 नंबर दे दें। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लें। इसी प्रकार समीकरण 2 के दोनों पक्षों y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर del u अपॉन del y cos चल रहा है, चलने दें। cos हाइपरबोलिक y का sin हाइपरबोलिक y, इसको तो 5 नंबर दे दें।
इसको 5 नंबर दे दें। समीकरण 5 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y करने, इसको 6 नंबर दे दें। बेटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तैयार है। बेटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर तैयार है। क्लियर? दोनों वैल्यू अपने को तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था समाधि फलन के लाप्लास समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। नीचे समीकरण 4 में 6 को जोड़ने पर, समीकरण 4 में 6 को जोड़ने पर, आइए 4 और 6 को जोड़ देते हैं। बोर्ड पर ध्यान रख लेते हैं। 4 और 6 को जोड़ने पर, 4 और 6 को जोड़ लो, बराबर 0 कर लो, नीचे लिखो। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन u समाधि फलन है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन u समाधि फलन है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन u समाधि फलन है। फलन क्या है बेटा? समाधि फलन है। फिर लिखो सवाल का दूसरा पार्ट। सवाल आपसे पूछा है समाधि से भी बताओ। जब बेटा u मिले तो v निकालना होता है, v मिले तो u निकालना होता है। तो लिखो माना फलन u का, माना फलन u का प्रसमाधि संयुग्मी भी है। माना फलन u का प्रसमाधि संयुग्मी भी है। तब हम जानते हैं dv बराबर डेल v अपॉन डेल x को dx प्लस डेल v अपॉन डेल y को dy बढ़ाओ स्टेप। क्लियर? इसको आप अपने कॉपी का सेकंड पार्ट का समीकरण नंबर 1 दे दो। सेकंड पार्ट की अपन 1 से ही समीकरण 1 से ही बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट तो हम जानते हैं उसी के अनुसार ux बराबर uy, uy बराबर माइनस vx, या इसको 2 नंबर दे दें। माइनस को इधर ले लें, इसको 3 नंबर दे दें। जहाँ तक कोई बात नजर नहीं आए तो तुरंत मुझे बता दें। क्लियर? समीकरण 2/3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2/3 से समीकरण 1 में मान रखने पर मान बढ़ दें। dv चल रहा है, पहले डेल v अपॉन डेल x का मान बढ़, जो समीकरण 3 में तुझे दिख रहा है। फिर डेल v अपॉन डेल y का मान बढ़, जो तुझे समीकरण नंबर 2 में दिख रहा है। इनको मैं डिवाइड करने दे, तो इसको तेरी कॉपी में 4 नंबर दे दें। पहले डेल v अपॉन डेल x का मान भर दें समीकरण नंबर 3 से, फिर डेल v अपॉन डेल y का मान भर दें समीकरण नंबर 2 से। इसको 4 नंबर दे दें। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत डिस्कस कर लें, तुरंत पूछ लें। क्लियर? अरे बोलो। फिर तो प्रश्न अनुसार दिया गया फलन दे दें, फलन को 5 नंबर दे दें। अपन ने पहले पार्ट के समीकरणों को अलग नंबर दिए रखा है, सेकंड पार्ट में शुरू से 1 से नंबर दिए हैं। समीकरण 5 के दोनों पक्षों का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कोस का माइनस साइन, इसको 6 नंबर दे दें। इसको 6 नंबर दे दें। इसी प्रकार समीकरण 5 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y, इसको 7 नंबर दे दें। एक बार x में कर लें, एक बार y में कर लें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लें। डेल v अपॉन डेल y तेरे पास से रखा हुआ है, डेल v अपॉन डेल x तेरे पास से रखा हुआ है। समीकरण 7 व 6 से समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 7 व 6 से समीकरण 4 में मान रखने पर डेल v अपॉन डेल y का मान आपके सामने
माइनस का कोसेक साइन हाइपोटेनस बाई रूट में dx डेवी अपॉन डेल एक्स हमारे सामने बोर्ड देख लें, इसको 8 नंबर दे दें। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है बोल दें। समीकरण 8 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर 8 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dv का v कर लें कोस का समाकलन साइन होता है, इसको चलने दें। कोस का समाकलन साइन होता है, इसको चलने दें। देखो कोस का अपलन माइनस साइन होता है, समाकलन प्लस साइन होता है, और हाइपरबोलिक में माइनस प्लस नहीं चलते हैं। ये हाइपरबोलिक में माइनस प्लस नहीं चलते हैं। समाकलन होता है तो सीधे पैन एक बार ये जोड़ा तो 2 बार ये 10 में से जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, और ये आपके यू से भी बनाना का प्रोसेस आपको आ गया कि यू से भी कैसे बनाते हैं। ये आपने देखा यू से भी बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। यदि कोई बात आपको नहीं समझ आए आप जरूर उसको डिस्कस करें, जरूर उसको पूछें। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल 2 बराबर एस की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, ये पढ़ाना उतारो जल्दी। देखो तो पढ़ा है एग्जैक्ट की रचना, तो पढ़ा है एग्जैक्ट की रचना मिलन थॉमसन रचना विधि से कीजिए। तो पढ़ा है एग्जैक्ट की रचना मिलन थॉमसन रचना विधि से कीजिए। तो पढ़ा है एग्जैक्ट की रचना मिलन थॉमसन रचना विधि से कीजिए। बेटा पढ़ा है एग्जैक्ट की रचना करनी है, किससे करनी है? मिलन थॉमसन रचना विधि से। याद करो मैंने तुम्हें बता रखा है यदि यू मिले फलन एफ जेड की रचना करनी हो तो सूत्र होता है एफ जेड बराबर समाकलन फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो इंटू डी जेड। तो सबसे पहले बेटा मुझे करना पड़ेगा, वहाँ पता है आपको कि यू का एक्स से करते हैं, यू का वाई करते हैं। तो लिखो हल है, सॉल्यूशन लिखो। प्रश्न अनुसार दिया गया फलन, फलन को उतार लो, 1 नंबर आप डाल लो। फलन को उतार लो, 1 नंबर डाल लो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लो। दो दे दो, इसको 5xy मान लो, फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही तो सोच लो। इसी प्रकार समीकरण 1 के दोनों पक्षों का पाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 0 6xy 0 6y 1 का 0 1 का 0 ये नंबर दे दो, साई एक्स वाई मान लो। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लो। कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोल दो। हम जानते हैं यदि फलन यू दिया जाए, यदि फलन यू दिया जाए तथा मिलन थॉमसन के अनुसार
फलन एफ जेड की रचना करनी हो तथा मिलन थॉमसन के अनुसार फलन एफ जेड की रचना करनी हो तो एफ जेड बराबर समाकलन पाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो इनटू में डी जेड बढ़ाओ स्टेप। यदि फलन एफ जेड की रचना करनी हो सूत्र आपके सामने, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत डिस्कस करें। ये मिलन थॉमसन का सूत्र है, बोर्ड देके ये कब देते हैं जब यू मिले फलन एफ जेड की रचना करनी हो तो इस सूत्र को पढ़ लेते हैं। बोर्ड दे यानी एस की जगह जेड भर दें, वाई की जगह जीरो भर दें। समीकरण दो तेरे सामने दिख रहा है, एस की जगह जेड भर दें, वाई की जगह जीरो भर दें। फिर मिलन थॉमसन की फॉर्म इस समय चल रही है 3z स्क्वायर जेड एम जीरो 6z 3z स्क्वायर प्लस 6z। आगे का सारे वाले में आ जा, एस की जगह जेड भर दे, वाई की जगह जीरो भर दे। ये भी डैमेज, ये भी डैमेज, पूरा डैमेज बड़ा है। कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर डिस्कस कर लें, कोई बात कुछ नहीं हम पूछ लें, कोई स्टेप परेशान कर लिया तो बोलें। बोर्ड निरंतर देख लें, सेपरेट कर लें। तीन बात चल रहा है, चलने दें। जेड स्क्वायर का जेड 2/3 कर लें। छह बात चल रहा है, जेड का जेड स्क्वायर बट्टे 2 कर ले। समाकलन को हटा दे, प्लस सी बना दे। 3 से 3 काट लें, 2 3 6 कर ले। बोर्ड पर लगातार ध्यान दे लें, कोई बात नहीं समझ आए तुरंत डिस्कस कर लें। कोई स्टेप परेशान करिए तो बोले। प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना, प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। प्राप्त परिणाम फलन एफ जेड की रचना जेड के पदों में दर्शा दें। ये था बहुत ही बढ़िया सवाल, मिलन थॉमसन का सवाल आपने देखा, काफी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल हो गया, सभी सवाल अच्छे हैं। जरूरत है और उनको पहचानने की और उनको हल करने की और सूत्र को याद करने की। यदि आपको सूत्र याद है तो इसका मतलब आपको सब आता है, और यदि सूत्र याद नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होती है। इनको नेक्स्ट सवाल सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय है। बहुत बेहतरीन सवाल। सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय है। आपसे पूछा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय है। सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय है। बेटा आउटकम तो आप सब बच्चे जानते हो। अभी मैंने बोला जेड की पावर एन का आउटकम, तू बोलेगा एन जेड टू दी पावर एन माइनस 1। मैंने बोला जेड टू दी पावर एन का आउटकम, यही तो बोलेगा एन जेड टू दी पावर एन माइनस 1। लेकिन ये बड़ा कैसे हुई हमें बताइए। एक उत्पत्ति प्रूफ सवाल का जो सॉल्यूशन है, एक तरह से प्रमेय के रूप में आप बोल सकते हो, अभी भी बोल सकते हो, इसको प्रमेय भी बोल सकते हैं। प्रमेय के रूप में भी बोला जा सकता है। सिद्ध कीजिए एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय, या प्रश्न बनाते हुए बोल दे कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय है। देखो हम जानते हैं अवकलनीयता की परिभाषा के अनुसार, एफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड बढ़ा रहे स्थिर देख रहे बोर्ड। हम जानते हैं अवकलनीयता की परिभाषा अनुसार, यह अवकलनीयता की परिभाषा आपके सामने है।
हम जानते हैं तुलनाकारी परिभाषा के अनुसार एफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड। दे दे एक नंबर देखो प्रश्न अनुसार एफ जेड बराबर जेड टू द पावर एन दे दे 2 नंबर। एफ जेड बराबर जेड टू द पावर एन दे दे 2 नंबर। समीकरण 2 में जेड के स्थान पर जेड प्लस डेल्टा जेड रखने पर समीकरण 2 में जेड के स्थान पर जेड प्लस डेल्टा जेड रखने पर इसको दे दे 3 नंबर। समीकरण 3 में 2 से 1 में मान रखने पर 3 में 2 से 1 में मान रखने पर बोर्ड देख ले तो निरंतर है, तीनों 2 से 1 में मान कर दें। बोर्ड पर ध्यान दे लें, यहां तक पहुंच गए, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत आप मुझे बताएं। बोर्ड देख लें, इसको 4 दे दें। अब रखो में ला रहा हूं आपको, मेरे 12वीं क्लास में आपने द्विपद प्रमेय पढ़ी थी और द्विपद प्रमेय ये होती थी एक्स प्लस ए होल पावर एन बराबर एन सी 0 एस की पावर एन प्लस एन सी 1 एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 एस की पावर एन माइनस 2 स्क्वायर, ये द्विपद प्रमेय होती थी। याद रखो, तुम्हें पता है इसमें एन सी 0 1 होता है, या आप सब बच्चों को पता है एन सी 0 1 होता है, एन सी 1 एन होता है और एन सी 2 एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टर 2 होता है। तुम्हें पता है इसमें एन सी 0 1 होता है, एन सी 1 एन होता है, एन सी 2 एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 होता है, एन सी 2 एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 होता है। ये आप सब बच्चे जानते हो। एन सी 0 1 होता है चाहे एन का मान कुछ भी हो, एन सी 0 1 होता है चाहे एन का मान कुछ भी हो, एन सी 1 एन होता है चाहे एन का मान कुछ भी हो, एन सी 2 एन एन माइनस 1 बटे फैक्टर 2 होता है। इस समय मेरे पास आ जाए जेड प्लस डेल्टा जेड की होल पावर एन, यानी एन की तरह एन है, एस की तरह जेड है और ए की तरह डेल्टा जेड है। एन सी 0 1 होता है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं, एस की पावर एन यानी जेड की पावर एन। एन सी 1 एन होता है, एन सी 1 एन होता है या एन की तरह एन ही है, एन सी 1 एन होता है। ये एस की पावर एन माइनस 1 एस की तरह जेड है, जेड की पावर एन माइनस इंटू ए, ये बोले तो डेल्टा जेड। एन सी 2 एन एन माइनस 1 बटे फैक्टर 2, एस की तरह जेड एन माइनस 2 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का हो जाए आपके डेल्टा जेड तक स्क्वायर। इसके बढ़ाए दिक्कत बताएं, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत डिस्कस करें, कोई स्थिर परेशान नहीं है तुरंत कंसल्ट करें। एफ जेड चल रहे हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 चल रहे हैं। ये जेड प्लस डेल्टा जेड की होल पावर एन का मान आपके सामने है। ये जेड प्लस डेल्टा जेड की होल पावर एन का मान आपके सामने, ये पूरा का पूरा मान भर दें। फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर बता दिए। रफ में जो मान निकाला है वो मान मैंने पेड़ कॉपी भर दिया। रफ कॉपी में जो मान निकाला है वो पेड़ कॉपी में अपने भर दिया, यानी अपने सवाल की स्टेप में भर दिया। ये जेड प्लस डेल्टा जेड की होल पावर एन कैसे जुड़ा वो आपके सामने, कोई बात नहीं समझ आए तुरंत उसको पूछें, कोई स्टेप परेशान नहीं है तुरंत डिस्कस करें। माइनस जेड की पावर एन चल रहा है, बटे में डेल्टा जेड चल रहा है, दिक्कत आए तुरंत आप बताएं। क्लियर, काट लें। एन डेल्टा जेड कॉमन ले लिया अपने, केवल डेल्टा जेड को काटना है, इसलिए डेल्टा जेड ले लिया, बाकी को लिखिए चलने दे, कोई मतलब नहीं। डेल्टा जेड कॉमन ले लें, डेल्टा जेड चलता हुआ डेल्टा जेड कॉमन ले लें। फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत पूछ लें, कोई स्टेप परेशान कर लिया तुरंत बोलें।
डेल्टा जेड से डेल्टा जेड काट लें, जैसे डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कट जाएगा बचे हुए डेल्टा जेड जीरो में आ जाएंगे, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कट जाएगा बचे हुए डेल्टा जेड जीरो में आ जाएंगे, एन जेड टू द पावर एन माइनस 1। अरे डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कटा, लिमिट असरदार हो जाती है, डेल्टा जेड जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या एन जेड टू द पावर एन माइनस 1। और आपको बताएं ये डेटा फलन का अवकलन होता है, क्योंकि फलन कुछ पर चल रहा था उसका नाम था जेड टू द पावर एन, और तुम्हें अवकलन पढ़ा तो फॉर्मूला तुझे पता है जेड टू द पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन जेड टू द पावर एन माइनस 1। नीचे लिखो आते हैं सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर है, अतः सिद्ध होता है कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर है सर्वत्र अवकलनीय है, अतः सिद्ध होता है कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर है सर्वत्र अवकलनीय है, अतः सिद्ध होता है कि एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर है सर्वत्र अवकलनीय है। पूरी फॉर्मूला दोबारा पढ़ें, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत मुझे बताएं, कोई स्टेप परेशान करिए तुरंत डिस्कस करें। तो नेक्स्ट परिभाषा अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम सेरेंडरिटी रियल एनालिसिस में भी खूब आपने पढ़ा था। अच्छा अनुक्रम था, बहुत ही बढ़िया अनुक्रम था जो आपने सेरेंडरिटी के अंदर पढ़ा था। अभिसारी अनुक्रम, तो कोई अनुक्रम एक्स है, कोई अनुक्रम एक्स है अभिसारी अनुक्रम कहलाते हैं, कोई अनुक्रम एक्स है अभिसारी अनुक्रम कहलाते हैं। यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बराबर hj, यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बराबर hj से प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बराबर hj से प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि हो, कोई अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाते हैं, तब कहलाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बराबर hj से प्राप्त परिणाम क्या हो, परिमित राशि हो। ये बात आपने सेरेंडरिटी के अंदर भी पढ़ी थी। बिल्कुल नेक्स्ट परिभाषा अपसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, ये भी आपने सेरेंडरिटी में पढ़ा था। अपसारी अनुक्रम, कोई अनुक्रम एक्शन अपसारी अनुक्रम कहलाते हैं, कोई अनुक्रम एक्शन अपसारी अनुक्रम कहलाते हैं। यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन बराबर hj, यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन बराबर hj, यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन बराबर hj से प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि नहीं हो, से प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि नहीं हो, से प्राप्त परिणाम एक परिमित राशि नहीं हो। यदि बेटा परिमित राशि हो तो अभिसारी अनुक्रम, और अपरिमित राशि तो गलत है अपसारी अनुक्रम। ये दोनों परिभाषा आपने पढ़ी। आज बनने एक सवाल है समाधि फलन और द्विघात का पढ़ा। एक सवाल अपन ने मिनट आम समिति से पढ़ा है राशि का, एक प्रमेय अपन ने पढ़ी, दो परिभाषा अपन ने पढ़ी अभिसारी अनुक्रम अपसारी अनुक्रम, और इसके अलावा एक छोटा सा सवाल या प्रमेय भी उसको बोल सकते हैं आप। सिद्ध कीजिए एफ जेड बराबर जेड टू दी पावर एन सर्वत्र अवकलनीय होता है। अच्छे प्रोटेक्शन तो जो आपने पढ़े नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे।